So hi Aditya, how are you? Hi sir, good evening. I am fine sir. Okay. So Aditya, many congratulations. आप एनडीए टॉपर हो, एनडीए 1 रैंक आपने अचीव की है। तो सबसे पहले बात आती है, हाउ डू यू फील, मतलब कैसी फीलिंग होती है यार टॉपर बनने की, फर्स्ट रैंक, ऐसा एग्जामिनेशन जिसके पीछे मतलब स्टूडेंट्स एकदम क्रेजी है, उसको आपने टॉप कर दिया है, फर्स्ट रैंक। तो कैसी फीलिंग रहती है ये? सर मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है, मैं क्या बताऊं, जितनी मेहनत थी सब की सब जब लगता है वो वापस मिला है, इट फील्स एक्सिलरेटिंग, मजा आ जाता है। मतलब इट टेक्स टाइम बट इट फील्स रियली गुड। ओके ओके आदित्य। तो यार बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपसे पूछने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स इतने, मतलब बहुत ज्यादा कमेंट्स, हमें बहुत सारा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आदित्य को बुलाओ, आदित्य से बात करो, आदित्य जो टॉपर है उससे बात करो, क्या स्ट्रैटेजी है। मतलब आज तक हाईएस्ट स्कोर है आपका, आई गेस। मतलब गूगल पे भी लिखा आ रहा है, बच्चे बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट स्कोर रहा है आदित्य का एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर। तो कैसे, क्या जर्नी रही है हमारी तैयारी की आपके साथ में, इस पे बहुत लंबी चर्चा करना चाहूंगा कि प्रिपरेशन क्या रही। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ स्टूडेंट, मैं भी प्लस 1 में हूँ या प्लस 2 में हूँ, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए रिटर्न को अप्रोच करने के लिए? What हेलो do you? सर, इज इट हाँ जी। ऑडिबल? तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पहला पहला स्टेप क्या होना चाहिए एनडीए को, अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ यूपीएससी एनडीए को तो? सर अगर सबसे पहला स्टेप अप्रोच करने के लिए, इफ यू आर इन 11th और 12th, इज टू सी पहले है क्या, मतलब व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर, क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड है। जैसे मैथ्स की बात करें तो उसमें 11th और 12th का पूछा जाता है। सो वो जब आपने पता कर लिया उसके बाद यू कैन रिलाई ऑन एनसीईआरटी, उसको पढ़ लिया और आगे की चीजें कर ली। वैसे ही बाकी चीजों का भी थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का पता नहीं होता। कितनों को लास्ट मोमेंट पे झटका लग जाता है व्हेन दे फील कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है इस पोर्शन को लेके। इनफैक्ट साइंस के स्टूडेंट होके भी साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते क्योंकि वो थोड़े ऑफ ट्रैक होते हैं। तो उन सबको पहले अगर जान लिया जाए तो फिर उसकी प्रिपरेशन उसकी ईजी हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि हमें क्या कैसे टाइम डिवोट करना है अलग अलग जगहों पे, कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए। देन इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग डाउन इनटू टारगेट्स। ओके। तो चलो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं रिटर्न को ना। एज यू नो, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्यूइंग दिस वीडियो नो द इंटायर सिलेबस एंड करिकुलम ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन। मतलब एनडीए दो एग्जामिनेशन है, पहला है मैथ्स, दूसरा है जीएटी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में मतलब आपने कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, आई हैव सीन दिस, लोग कंसेप्ट की जगह ना शॉर्टकट्स में भागते हैं। और मुझे लगता है एज अ टीचर, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले आप कंसेप्ट्स भी सीखो फिर शॉर्टकट भी सीखो। तो इसमें आपकी क्या राय है? ये आपने बात बिल्कुल सही कही है। मेरे साथ जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे उनका भी यही मानना था बहुत हद तक, और वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे बहुत ज्यादा। बट मैंने ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक ज्यादा डिटेल में मैंने कुछ ऐसा याद करके नहीं गया था। आई जस्ट गॉन वेंट थ्रू एनसीईआरटी। कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से मैंने इन आउट अच्छे से मैंने क्लियर कर लिया था, ताकि अगर उससे कोई क्वेश्चन आ भी जाए जो मेरे को उतना अच्छे से आइडिया नहीं है, मैं अपने आइडिया से उसको डेवलप करके सॉल्व कर सकूं। वो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव था। बाद में स्पीड अपने आप डेवलप हो जाती है जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है। तो मेरे को कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन के लिए ट्रिक याद करूं, ये याद करूं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड जाता था और उसने मुझे बहुत हद तक हेल्प किया। मेरी स्पीड भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई। ये बस एक मिथ है कि कॉन्सेप्ट वाइज जाने से तुम्हारी स्पीड स्लो रहती है, तो ऐसा कोई खास है नहीं, नेसेसिटी नहीं है ट्रिक्स वगैरह की। अगर तुम जानते हो इट्स वेरी गुड, वो तुम्हारा बहुत हद तक एज बना देता है दूसरों से। बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज सच, कोई नेसेसरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो भाई सुन लिया होगा सबने, देखो हम भी आपको यही कहते हैं, नथिंग कैन बीट प्योर मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथ्स आता है तो आप हमेशा एक स्टेप सबसे आगे रहोगे ही रहोगे। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, स्पीड तो प्रैक्टिस से आती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी स्पीड रहेगी। तो जितने बुक्स की बात करते हैं यार, मैथ्स के लिए, मतलब एक नॉर्मल बच्चा है जो जिसको मतलब मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, उसको क्या बुक्स आप रेफर करोगे? तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी करनी चाहिए। और एनसीईआरटी करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सरसाइज पोर्शन उठा के सॉल्व करने लग गए। उसे पढ़ो, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है उसे समझो।
देन एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सॉल्व करो, टाइम टू टाइम रिवाइज करो, और मतलब उसका कॉन्सेप्ट मैप दिमाग में होना चाहिए। वो पूरा एक सिस्टमैटिक फ्लो रहता है कि ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो उसे रिटेंशन में बहुत हेल्प मिलती है और क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हेल्प मिलती है। तो पहले तो वो 11th की एनसीईआरटी करे, जो बेसिक उसके चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो हर जगह अप्लाई होता है, फंक्शंस हैं जो हर जगह अप्लाई होता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करे, उस पर होल्ड रखे थोड़ी, आगे के फिर अपने आप चीजें आसान होते जाएंगी, फिर वो 12th में भी उसे बहुत हेल्प मिलेगी। तो वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हमेशा बहुत इफेक्टिव रहता है। एनसीईआरटी हो गई 11th की, 12th की। मैं जब 11th में था तो मेरे को जो खाली टाइम मिल जाता था, जब मैं थोड़ा और पढ़ने की सोचता था, तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया करता था। उसमें क्वेश्चन काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उससे थोड़ा पता लगता था कि ऐसे भी चीजें आ सकती हैं। तो वो भी मुझे हेल्प किया, उसने स्टैंडर्ड डेफिनेटली रेज किया था। 12th में आने के बाद भी सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी की, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सका मैंने उसको एकदम क्लियरली उसको रिवाइज किया। एक बार में नहीं आता पूरी तरह, 2 बार में भी नहीं आता, कुछ कुछ चीजें हैं जो भूल भी जाते हैं कितनी बार भी पढ़ो, बट एफर्ट रहना चाहिए कि जितना ज्यादा रहे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत क्रिस्प और क्लियर बुक है, उसमें ज्यादा ऊपर नीचे का नहीं दिया गया है। आफ्टर दैट व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जाम, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हैं जो इस एग्जाम के हिसाब से कम है। जैसे एनसीईआरटी में हमारा लॉगरिदम्स नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उससे काफी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं और वो उतने ट्रिकी भी नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर बात आती है हमारे जो कोनिक सेक्शंस का जो पोर्शन है, एनसीईआरटी में वो बहुत कम दिया है, उसमें उतना पता नहीं चल पाता है सफिशिएंटली कि कितना, मतलब आइडिया ही नहीं मिल पाता, चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो वो एक अलग जगह से अगर आप पढ़ लो तो ज्यादा बेटर है। फिर उसके बाद आती है बात, और भी 2-3 चैप्टर हैं, जैसे बाइनरी नंबर्स हो गया, उससे 1-2 क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया है, मतलब कर लो, आगे बढ़ो। हाइट एंड डिस्टेंस भी 11th एंड 12th में नहीं है। तो हाँ, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस नहीं है, तो ये सब चैप्टर्स मतलब अलग से करने पड़ेंगे और ये काफी बेनिफिशियल है। और बाकी जैसे कि कुछ कुछ जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, उसका जो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो एनसीईआरटी से बहुत ऊपर है। एनसीईआरटी की चीजें उसमें अप्लाई होती हैं, लेकिन डायरेक्ट उससे कुछ आता नहीं क्वेश्चन ज्यादा, तो उसे अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो एनसीईआरटी फंडामेंटल तो है, बेसिक है, लेकिन उसके आगे डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे स्कूल में वेनेवर कैडेट एंटर्स क्लास 12 और उसे एनडीए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, सबसे पहला काम वो करता है अरिहंत की पाथफाइंडर उठा लेता है। ये हमारे सीनियर्स करते आए सालों से, और ये मैंने भी किया। मतलब फिर वो बुक उठाई, उसमें देखा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, हर चैप्टर के पूरा प्रैक्टिस सेक्शन रहता है लास्ट में, तो उसे पढ़ पढ़ के फिर देखा, समझ में आया क्या कमी है, कहाँ ज्यादा एम्फेसिस देने की जरूरत है, मैट के लिए भी, गैट के लिए भी, सबके लिए। तो ऐसी कोई एक बुक आप उठा ले, कोई भी बुक हो सकती है, वो नॉट नेसेसरली पाथफाइंडर हो, और उस बुक के हिसाब से तो नहीं, मतलब उसमें आइडिया मिलेगा, आप उस पर वर्क कर सकते हैं डेफिनेटली। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छा आइडिया दे देंगे कि एक चैप्टर से किस लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है, या कौन से चैप्टर इजी हैं बट नेग्लेक्टेड है। जैसे प्रोबेबिलिटी है फॉर एग्जांपल, वो इजी तो नहीं है बट उसकी वेटेज काफी ज्यादा है, जैसे 10 क्वेश्चन एट टाइम्स आ जाते हैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी से, तो वो कितना बड़ा बोनस है। इफ यू स्टडी प्रोबेबिलिटी, वो बहुत बड़ा रिटर्न देगा आपको। तो ये सब चीजें आपका खुद एनालिसिस करके अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको मतलब एक लॉटरी है। अगर ये 3 चैप्टर भी आप कर लो, स्टैट से भी 12 से 15 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन है, ट्रिगो से 15 से 20 क्वेश्चन है। हाँ, आपका मैथ्स तो सेक्शन यही 3 चैप्टर से निकल रहा है, अगर जस्ट पासिंग मार्क्स स्कोर करने हैं। वही बात है। और बाकी तो जैसे ऐसा है कि एनडीए के पेपर में मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि किसी भी चैप्टर को पूरी तरह ना छोड़ें। ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो पूरा सेक्शन ही छोड़ देते हैं, या तो पूरी इंटीग्रेशन छोड़ दी, या डिफरेंशियल इक्वेशन आगे का पार्ट, या फिर पूरा 3D ज्योमेट्री छोड़ दिया। तो ऐसा करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि एनडीए के पेपर में आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड आते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब भी आप एक बार पूरा पढ़ तो लीजिए, बेसिक व्हाटएवर जितना आपके दिमाग में जा रहा है जाने दो, बट गिव अ कंप्लीट लुक ऑन द कंप्लीट सिलेबस, ताकि एग्जाम में अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाए इजी, सब कर लें और तुम ना पीछे रह जाओ। मतलब यू शुड ऑल्सो हैव दैट एडवांटेज ऑफ दैट इजी क्वेश्चन, वो कहने का मतलब है। ओके, तो मैथमेटिक्स तो चलो बच्चा कर लेता है, ठीक है आदित्य, मतलब +1 +2 का है, अगर सिंसियर बच्चा है जो फोकस्ड है, आई गेस वो
एनसीईआरटी अच्छे से करता है और जिसने मतलब गोल बनाया हुआ है कि आई वांट टू गो इनटू एनडीए, तो वो कोई ना कोई बुक्स, आर एस अग्रवाल हो गया या अरिहंत की बुक्स आ गई या बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स है मार्केट में, ठीक है, उससे पढ़ लेगा। मेन प्रॉब्लम आती है आपकी जीएटी की, जनरल एबिलिटी टेस्ट। चलो इंग्लिश तो ऐसा है कि इंग्लिश +1 और +2 में बच्चा ऐसा है कि मतलब ये तो है ही नहीं कुछ, इंग्लिश ऐसा सोचता है बच्चा, मतलब इसको तो मैंने इग्नोर, जितना मैं कर सकता हूँ दूर से इग्नोर करूंगा, मुझे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना है बस, वो रहता है। तो पहले 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश में आ गए। अब वहां जाके बच्चा टैकल नहीं कर पाता इंग्लिश के क्वेश्चन, उसको पता ही नहीं होता ग्रामर है क्या, ठीक सही है, क्या बात। प्रोवर्ब है, क्या एडवर्ब है, कुछ पता ही नहीं उसको, क्या एंटोनिम, क्या सिनोनिम, मतलब ये एक प्रॉब्लम है। तो आपने इससे कैसे डील किया? इंग्लिश बहुत ट्रिकी है। जो पेपर आता है मुझे हम्म। खुद लगा, मतलब इट्स वेरी ट्रिकी। क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, नॉर्मल लेवल के आते हैं, बट उनमें ऑप्शंस। ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। उसके बाद उनमें कहीं ना कहीं कुछ छुपा होता है जो हमें ना पता होता है बहुत बार। जैसे टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई कंसिडर्ड कि मेरी इंग्लिश अच्छी कैटेगरी में है, आई स्पोक वेल, आई रोट वेल, बट स्टिल जब मैं पेपर करने बैठता था मेरे बहुत गलत हो जाते थे। नेगेटिव मार्किंग तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा ही नंबर कम कर देती थी। तो मुझे लगा कि ग्रामर के रूल्स की नॉलेज होना, फंडामेंटल रूल्स जानना काफी जरूरी है। उसके बिना तो वो बस हिट एंड ट्रायल ही चलता है वहां पे, ये लग रहा है बिल्कुल। ये कर दो, वो लग रहा है वो कर दो। पढ़ तो के ऐसे लग रहा है तो ऐसे कर दो, पढ़ हाँ, के वैसे लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक ग्रामर बुक उठा ली, बेसिक ग्रामर बुक, मैग्रो हिल पब्लिकेशन की थी। तो मैं उसमें से जाने लग गया चैप्टर बाय चैप्टर, बट वो बहुत टाइम लगा रहा था। मतलब मैं दिन भर ग्रामर क्यों पढूं जबकि उसका काफी उतना रिटर्न भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे प्रेपोजिशंस हो गया, टेंसेस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इनके मैंने उसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो उसमें 80-90 क्वेश्चन थे। और जहां मेरे को दिक्कत आती थी मैं रूल चेक करता था, रूल उसको थोड़ा समझता था, उसे वहां पे सॉल्व करते वक्त फिर मैं एक मेंटल नोट बना लेता था कि हाँ इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बहुत सारी कॉमन चीजें भी होती हैं, लाइक व्हेन वी टॉक वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स जो किसी को नहीं पता, बात करने वालों को भी नहीं पता, और हमें लगता है वो सही है, एंड व्हेन वी अटेम्प्ट द पेपर तब भी वो गलतियां गलती हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जब वो ग्रामर से बाय रूल्स वी गो एंड वी सॉल्व एवरीथिंग, वो क्लियर हो जाता है। और लास्ट में मैंने क्या किया, जो बुक थी पाथफाइंडर, उसमें पूरा एक प्रीवियस ईयर सेक्शन था जिसमें सारे पहले के पेपर के क्वेश्चन आ रखे थे। तो मैंने एग्जाम से पहले 2 बार शायद से उसे अच्छे से एक बार सॉल्व कर लिया। और मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि उसमें से कितने सारे तो रिपीटेड थे, मतलब आइडिया उनका रिपीटेड था, उनके रूल्स रिपीटेड थे। तो अगर आपने ये पहचान लिया ना, तो ऑटोमेटिकली आपका आधा काम हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल। ये एडवाइजेबल ही नहीं है कि तुम एडवर्ब की डेफिनेशन जानो, कितने नहीं, तरह के होते हैं, क्या कहाँ कहाँ यूज होता है, इट्स नॉट एट इतना ऑल वर्दी नहीं एडवाइजेबल। जस्ट सबको इंग्लिश आती है, बेसिक लेवल की तो आती है, जितनी भी आती है, यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। जहां दिक्कत होगी रेफर अ बुक, गेट योर थिंग्स करेक्टेड। मैं टीचर्स की हेल्प लेता था अपने स्कूल में, जब भी मुझे जरूरत होती थी इंग्लिश की भी मैंने हेल्प ली थी अपने इंग्लिश टीचर से। जहां भी मुझे लगता था कोई प्रॉब्लम है, वॉट एवर द टीचर इज कंसर्न, मैं उनसे रेडिली हेल्प मांगता था। तो आप भी देखिए आपके आसपास टीचर्स हैं, एल्डर सिस्टर ब्रदर है, जो भी है जो आपकी हेल्प कर सकता है उनसे हेल्प लीजिए। है। ओके। तो देखते ये मतलब इंग्लिश का तो चलो पोर्शन हो गया हमारा, आपने कहा बेसिक है, मतलब इतना टाइम बच्चे को स्पेंड नहीं करना चाहिए, बट पढ़नी भी जरूरी है। हाँ, पढ़नी बहुत जरूरी है। और जैसे जो पोर्शन है जो कुछ नहीं किया जा सकता जिसका, जैसे वोकेबलरी है जिसमें मतलब जो है आता है वो आता है, अननेसेसरी उसमें अटेम्प्ट करनी नहीं चाहिए, नहीं आता तो छोड़ दो उसको। डोंट गो दैट लेट्स हिट, चलो 2 में लग रहा है, एक कर देते हैं, मे बी इट्स करेक्ट और नॉट, वैसा अननेसेसरी नहीं जरूरत है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये भी सब उसी में है, जैसे इडियम्स आगे, फ्रेजेस आगे, ये सब भी फॉर अ व्यूअर हु इज इन वेरी अर्ली स्टेज, जैसे कोई अगर अभी 8th या 9th का बच्चा देख रहा है, आई वुड रिकमेंड हिम टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। आई माई सेल्फ आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ न्यूज़पेपर, जो हमें स्कूल में हर सबको एडवाइस किया जाता है, एंड आई फॉलो डिट सो। तो उससे क्या है कि हमारी जनरल अवेयरनेस बढ़ती है, साथ में वो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है कि हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, अननोइंगली वी लर्न अ लॉट।
तो अगर कोई वैसी स्टेज में भी जो देख रहा है, उनसे तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि डेवलप इट एज अ हैबिट। वो बहुत टाइम लगता है, न्यूज़पेपर तो पहले स्टार्टिंग में कुछ दिन तक समझ भी नहीं आता कि चल क्या रहा है, बट इन दी लॉन्गर रन इट हेल्प अ लॉट। वो उसके रिटर्न्स तो मल्टीपल टाइम्स में आते हैं। तो मेरे हिसाब से दैट वुड, एंड ऑल्सो लाइक रीडिंग any other thing like novels or be it participating in co-curricular activities would definitely improve your English। बाकी 12th में आके as such उन स्टैटिक चीजों का कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो ये इंग्लिश की बात रही है। जीएटी सेक्शन में दूसरा पार्ट आता है हमारा जनरल नॉलेज का या जनरल साइंस का साथ में। तो पहले तो क्योंकि पीसीएम वाले हैं, अगर नॉन मेडिकल वाले ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं एनडीए का पेपर, तो ये तो हमें मालूम ही है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा लेटर स्टेज पे रखते हुए पहले बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स, मतलब स्टैटिक जीके एंड ऑल। मतलब ये इस पोर्शन को, मतलब ये तो कहते हैं बवाल ही है मतलब बच्चों के लिए ना, प्रॉब्लम क्रिएटर है। मतलब इतने मतलब मैसेजेस आते हैं, हमें भी मेल्स आते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं मुझे खुद पर्सनल कि सर कैसे टैकल करे। कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई कहता है प्रीवियस ईयर पढ़ लो, कोई कहता है पाथ फाइंडर से पढ़ लो, कोई कहता है अलग अलग रेफरेंस बुक्स जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो, या मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक का लेवल आदमी अचीव करने की कोशिश करता है उसके अंदर। तो ये इसके अंदर आप क्या रिकमेंड करोगे? तो सबसे पहले तो 12th में आके सब कुछ तो वाइप आउट हो जाता है जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने तो जैसे हमारे स्कूल में ये ट्रेडिशन था कि हर मतलब रूल था बेसिकली, हर सैटरडे एक मॉक टेस्ट होता था। तो जैसे कि इस वीक मैट का मॉक टेस्ट है, तो अगले वीक गैट का होगा। तो मैंने जैसे पहले एक दो अपने टेस्ट में देखा कि ये पोर्शन में कहाँ कहाँ से आ रहा है जनरली। जैसे मैंने हिस्ट्री में देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। एंशियंट को तुम अगर थोड़ा नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो तुम्हारा मॉडर्न अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ तो बहुत बढ़िया होगा। तो मैंने मॉडर्न के लिए क्या किया, मैंने मॉडर्न के लिए पहले तो 10th क्लास की एनसीईआरटी के वो चैप्टर पढ़े, राइज इन नेशनलिज्म इन इंडिया। जो मतलब एनसीईआरटी पढ़ो, तीनों के लिए पढ़ो, बट वही पढ़ो जो रिक्वायर्ड है। पूरी मत पढ़ने लग जाओ 6 to 12 की उठा के एकदम पाइलअप बना के एक एक करके, दैट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पहले वो पढ़ा। फिर 8th क्लास की एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं उनसे मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उससे मेरा मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा डेवलप हो गया। फिर मैंने उसके लिए एंशियंट और मिडिवल नेग्लेक्ट कर दिया। मैंने सोचा कि ये उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा, तो मैंने ज्योग्राफी पर फोकस किया क्योंकि ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 15 आते हैं। तो ज्योग्राफी में क्या किया, ज्योग्राफी में मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ दी थिंग्स इज फ्रॉम 9th एंड 10th एनसीईआरटी। जैसे जो वो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन हो गया और भी बाकी सब जो टॉपिक्स हैं, तो मैंने उसके लिए वो एनसीईआरटी रेफर की। और मैंने नोट्स भी बनाए थे बहुत सारे चैप्टर के, क्योंकि उसको बाद में मेमोराइज करना पड़ता है, तो उसके लिए नोट्स बहुत हैंडी आते हैं बाद में। सो मैंने और भी चीजें की थी, जैसे हैविंग एन एटलस इज ऑलवेज बेनिफिशियल। उसमें विजुअल लर्निंग होती है, जैसे यू गेट टू सी। अब जैसे इफ यू पिक अप अ लिस्ट ऑफ ऑल नेशनल पार्क्स एंड दिस एंड ऑल, वो याद करना ही बहुत अलग हो जाता है। वो कौन याद करे, दिन भर उसको पकड़ के रखेगा, देन ही विल बी एबल टू मेमोराइज। उतना टाइम किसके पास है। तो मैंने उसके लिए एटलस की हेल्प ली, मतलब थोड़ा विजुअली देखा, हाँ रिलेट किया चीजों को। वी वर ऑल लाइक, मेरे जितने भी क्लास वाले थे सारे इसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो हम सब आपस में भी एक दूसरे को भी ऐसे क्वेश्चन आंसर वगैरह कभी पूछ लिया, ग्रुप डिस्कशन टाइप कर लिया, डिस्कशन कर लिया, मतलब किसी भी चीज पे, तो वो हेल्प करता है। तो जो भी लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको मैं ये भी बोलना चाहूंगा दैट हैव अ पीयर ग्रुप जो सेम गोल के लिए टारगेट कर रहा है, तो उसे बहुत हेल्प मिलती है। मैंने एनडीए की जो अरिहंत की पाथफाइंडर है उससे भी मैंने पढ़ा था, तो उसमें भी मैंने जो जो चीजें मेरी छूट गई थी मैंने उसे मेमोराइज टाइप कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है बाद में, एक बुक का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो मुझे एक्सीडेंटली मिल गई थी नॉलेज में। मेरे एक दोस्त के पास थी, अरिहंत की जीके की 1500 की या 2500 की, आई एम नॉट श्योर, क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक सीरीज है। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल दी एग्जामिनेशंस व्हिच यूपीएससी कंडक्ट या एसएससी वगैरह, जैसे सीडीएस है, सीएपीएफ है, सीएससी है, उनके सारे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के
और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन उसमें हैं, और वो भी इतने अच्छी तरीके से हैं, लाइक दे आर ऑल अरेंज इन अ टॉपिक वाइज मैनर। पहले उनका जैसे कि एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज का एक टॉपिक है, फिर उसके बाद एडवेंट ऑफ ब्रिटिश का टॉपिक है, ऐसे उन्होंने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है पूरे को। तो अगर आपको जैसे एक जैनिज्म का भी एक टॉपिक है, जैनिज्म इज अ वेरी पॉपुलर टॉपिक, जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। हाँ, तो उसे पढ़ लो एक बार और क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो उसे प्रैक्टिस हो जाती है। आई फॉलोड दिस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। मैंने उस बुक को एक बार मैंने रन थ्रू कर लिया था, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए और पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए तो खासकर बहुत अच्छा था मेरे लिए वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन मतलब वो बुक सॉल्व करके मैंने एलिमिनेशन सर करके सॉल्व करना सीख लिया, कि कभी कभी एलिमिनेट करके भी आंसर आ जाता था। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि इस बुक से मैंने डायरेक्टली 2 क्वेश्चन अपने जीएटी में पाया, वर्ड टू वर्ड आई मीन। और एक क्वेश्चन जो था ज्योग्राफी का, वो सेम कॉन्सेप्ट पे था, मतलब सेम टॉपिक पे था। तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आता, बट आई वॉज डम। मतलब उस वक्त मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था अपने एग्जाम में, और मेरे होश ही उड़ गए कि मतलब ये क्वेश्चन किसी पिछले साल किसी दूसरे एग्जाम में आया था और इस साल आज ये मेरे सामने आ गया। तो वो बुक तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, सॉल्व दैट बुक। मतलब पहले आप पढ़िए, जहां से भी आपको सूटेबल लग रहा है पढ़िए, उसे 2-3 बार पढ़िए ताकि वो रिटेन हो जाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। और प्रीवियस ईयर एनडीए का तो है ही आपके पास, साथ में ये सारे जो हैं ये आपको बहुत अलग लेवल पे लेके चल जाएंगे। यू विल बी इन अ वेरी बेटर पोजीशन टू टैकल। ज्योग्राफी के लिए जैसे वापस आ जाते हैं तो इट्स एनसीईआरटी एंड बिट ऑफ एटलस वेरेवर रिक्वायर्ड, ताकि वो रिटेनिंग में हेल्प बहुत होती है उससे। ओके, तो आदित्य फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या करें? ये तो हो गया कि जीएटी का तो आपने बताया कि ओवरव्यू सा एक दिया है आपने, ठीक है, कि मतलब बेसिक एनसीईआरटी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, रिक्वायर्ड जो है उसके हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि आप एनसीईआरटी वो चैप्टर मत पढ़िए बिल्कुल भी जिससे आता ही नहीं है। बिल्कुल जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग टॉपिक है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। लेकिन अब वो आपकी स्ट्रेटेजी है, वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और वेदर यू वांट टू लीव इट ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए क्या कहोगे आप? साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए। हाँ, तो जनरल साइंस में क्या है कि जो फिजिक्स है उसका तो बहुत बड़ा चंक है, 15 क्वेश्चंस का है, सेम एज दैट ऑफ ज्योग्राफी। तो मैंने 11th क्लास में काफी अच्छे से मैंने अपना सिलेबस कवर किया था फिजिक्स का। आई वाज गुड विद द कंप्लीट सिलेबस। तो वो बहुत हेल्प किया, इनफैक्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि जो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी लेवल के ही होते हैं। एनसीईआरटी से ऊपर का कुछ नहीं आता, न्यूमेरिकल तो कम ही आते हैं, और जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं। और 12th की भी एनसीईआरटी मैंने सिमिलरली की थी। केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, केमिस्ट्री के पोर्शन में एनसीईआरटी से नहीं आता उतना, तो वो थोड़ा जनरल केमिस्ट्री की तरफ चले जाता है। क्लास 10 तक जाते हैं वो। हाँ, वो क्लास 10 तक का आता है, तो उसमें आप उसी के हिसाब से पढ़ लीजिए जो भी है। 11th-12th का ऐसा कोई केमिस्ट्री का उसमें रोल नहीं है। बायोलॉजी का तो मैं स्टूडेंट था नहीं, और 5 ही क्वेश्चन आते थे, तो मैं अपनी 10th तक की नॉलेज पे गया था, और उतना ही था। मतलब मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले थे। ठीक है, तो बायोलॉजी का तो ऐसा है कि कोई भी आप रेफरेंस बुक से अगर 200-300 सवाल भी कर लोगे ना तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि उसकी रिक्वायरमेंट भी है हम इतना टाइम इन्वेस्ट करें बायो के ऊपर। सेकंड चीज आदित्य, एक कंफ्यूजन बच्चों को रहती है सेक्शनल कट ऑफ की। अब यूपीएससी कभी अपने उसके अंदर सही तरीके से डिक्लेयर नहीं करता कि व्हाट इज सेक्शनल कट ऑफ, मतलब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू मतलब सेक्शनल कट ऑफ कैसे फंक्शन करती है? सेक्शनल कट ऑफ का मुझे उतना आइडिया नहीं है। मुझे तो बस जहाँ तक इतना पता है कि मैट के लिए 33% है, जीएटी में वो इंग्लिश का एक अलग से फॉलो करते हैं 33% का, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसका अलग से 33% करते हैं। मतलब ये मेरी जानकारी में है, हो सकता है यूपीएससी इससे कुछ अलग करती हो। नहीं नहीं, आपकी जानकारी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने इसीलिए खुद नहीं बोला और आपसे बुलवाने की कोशिश की, बिकॉज बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ फैला हुआ है ये चीज ना, और स्टूडेंट्स तरह तरह के सोर्सेज के ऊपर बातचीत करते हैं, और मतलब कहीं कहीं पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं, कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि सेक्शनल कट ऑफ पेपर 1 और पेपर 2 में लगती है, और इंग्लिश के लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, कभी 20% का, कभी 25%। दैट्स इट। एग्जैक्टली।
और कुछ सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आगे हिस्ट्री में पास होना जरूरी नहीं है, बायो में पास होना जरूरी नहीं है, ज्योग्राफी में पास होना जरूरी नहीं है। बच्चों को ये रहता है कि हिस्ट्री में ही पास होना है, ज्योग्राफी में पास होना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो ये आदित्य ने बताया। आदित्य, अब एक चीज मैं अभी पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे अब इस समय कोविड है, कोविड चल रहा है बिल्कुल, तो मतलब सारे स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन सब बंद है, सब स्टूडेंट इज रिलाइंग ऑन ऑनलाइन रिसोर्सेज। सो आपका क्या कहना है कि हाउ मच अ स्टूडेंट कैन रिलाई ऑन ऑनलाइन, क्योंकि कभी ना कभी आपने ऑनलाइन कुछ ना किसी चीज से तो कोशिश की होगी कहीं ना कहीं कुछ पढ़ने की। सो अकॉर्डिंग टू यू क्या आपका इसके अंदर रहा होगा एक्सपीरियंस? it might seem very like out of the box for many, लेकिन मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे बैंगलोर में, वहाँ पे मोबाइल फोन वर नॉट अलाउड। ओके। so I didn't use any online source anywhere in my written preparation। तो मतलब ये जो उन लोगों के लिए जो थोड़े मतलब डाउटफुल रहते हैं कि क्या मेरी तैयारी बिना ऑनलाइन की भी हो सकती है। इट्स इंडीड पॉसिबल, और तुम बहुत अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। बात आती है ऑनलाइन की, यस आजकल मतलब यू कैन फाइंड एनीथिंग, एनी हेल्प गाइडेंस, और टीचर्स हैं अवेलेबल, वो पढ़ाते भी हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ग्रुप क्विजेस होते हैं, क्या क्या नहीं होता, मतलब देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल जो तुम इस घर में सोच सकते हो। सो यस, आजकल के कोविड के टाइम पे बचा तो ऑनलाइन ही है। सो एंड इट्स नॉट कि वो बचा है, इट्स इनफैक्ट वो बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसे यूज करना आना चाहिए। जैसे कि यू कैन नॉट गिव मॉक टेस्ट एवरी डे, बिल्कुल ऐसा मत करना, या फिर सेम चैप्टर को 5-6 बार पढ़ लिया कि नहीं विल गेट बेटर, दैट्स ऑल्सो इज इग्नोरेंस ऑन पार्ट ऑफ द एस्पिरेंट। तो मतलब आपको खुद जानना पड़ेगा कि आपको क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल। आप एक बार पढ़ लिया आपने, अब अपने लेवल पे उसे सॉल्व करो ना। व्हाई यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ एनीवन एल्स दैट टाइम? नहीं होगा तो यू डेफिनेटली टेक हेल्प। बाकी मतलब ऑनलाइन में भी कितने सारे सोर्सेज हैं, यू आर फ्री टू चूज, बट चूज वाइजली। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आती है वन शुड चूज वाइजली। आदित्य, बस एक चीज मैं मतलब एसएसबी के बारे में बात हूँ, क्योंकि रिटर्न तो चलो पढ़ के बच्चा, या हम भी पढ़ा देते हैं रिटर्न, काफी सारे अन अकेडमी से भी इस बार लगभग 750 स्टूडेंट्स ने रिटर्न क्लियर किया है। ठीक है। तो मतलब रिटर्न तो हम लोग क्लियर करवा देते हैं एज अ टीचर, मैं भी मेहनत करता हूँ, बच्चा भी मेहनत करता है, हम लोग मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, तो हमें भी पेपर पैटर्न का एक आइडिया लग जाता है कि इस हिसाब से करना है। बात आती है एसएसबी, ये जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, मतलब ये बच्चे से क्या चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि बहुत ज्यादा रिजेक्शन है इसके अंदर, आपको खुद पता है, 1% सिलेक्शन है। मतलब अगर 200 बच्चे रिपोर्टिंग आ रहे हैं तो 20 30 40 स्क्रीन इन होंगे, उसमें से 3 या 4 रिकमेंड होंगे टू दी मैक्सिमम। ये भी कभी कभी जब वो मेहरबान होते हैं तो 3 या 4 रिकमेंड करते हैं। तो मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी, एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी क्वालिटीज, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हम बोलते हैं, जो 12-13 मेंशन किए जाते हैं, बट विच आर वेरी वेरी मतलब बहुत वाइड है, डे टू डे लाइफ में है, तो वो क्वालिटीज का टेस्ट है। सो इफ यू शुड हैव दैट इन योर डेली रूटीन, यू शुड हैव दैट इन योर एवरीडे लाइफ। तो वो अगर है तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत लेवल तक अश्योर हो जाता है। टॉकिंग अबाउट दी सिलेक्शन रेट, वो इतना कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हर कैंडिडेट में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है जो उसे ना खुद पता होता है, बट वो बोर्ड के सामने आ जाता है। बिल्कुल। तो उस वजह से काफी लोग पजल्ड रह जाते हैं कि मैं क्यों नहीं हो पाया, या फिर व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट। बट टॉकिंग अबाउट दी क्राइटेरिया, वो बहुत बेसिक है। जो 3 हमारे प्रोसीजर है, इवेल्युएटिंग प्रोसीजर है, साइक, जीटीओ, इंटरव्यू, वो पूरा कवर कर लेते हैं। सो यू नीड टू हैव दैट पर्सनैलिटी, दैट लाइक पैशन और कॉन्फिडेंस, कन्विंसिंग एबिलिटी जो मांगा जाता है, ऑनेस्टी, ट्रुथफुल, वही सब जो चीजें हैं वो अपने आप में इम्बाइब करने की कोशिश करनी है। मतलब बीइंग इन अ मिलिट्री स्कूल, हम जैसों को जैसे वो चीजें नेचुरली आ गई कुछ सालों में रह के, लीडिंग द मिलिट्री वे ऑफ लाइफ, बट फॉर अ सिविलियन हु इज एट होम, ही नीड्स टू वर्क अपॉन दैट थोड़ा कॉन्शियसली। उसे देखने की जरूरत है कि वेयर ऑल ही कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ, जैसे कि गिविंग
शॉर्ट टॉक्स इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, या फिर स्कूल में टेकिंग पार्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गोइंग आउट फॉर हेल्पिंग पीपल वेर वेरी, मतलब वो पूरा ही आ जाता है. वी कैन नॉट क्लासिफाई कि ये करो वो ना करो. जस्ट हैव दैट ओवरऑल OLQs. Try to have that. That will assure you to good extent. ओके तो मतलब एक जो हवा बना हुआ है ना OLQs का, मतलब हर कोई चाहता है बच्चा कि मैं अपनी स्टोरी में OLQs डाल दूं किसी तरीके, मतलब कुछ ऐसा है कि कुछ करिश्मा हो, मैं दिखा दूं कि वहां पर मैं एक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन हूं, मैं एक बहुत ज्यादा मतलब डेडिकेटेड हूँ फौज को लेकर, बहुत ज्यादा करेजियस हूँ, मतलब ये जबरदस्ती दे यूज एडजेक्टिव इन दी स्टोरीज, मतलब और डिटरमाइंड हूँ, मेरे अंदर स्टेमिना बहुत अच्छा है, वही OLQs के कीवर्ड यूज करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें मेरे हिसाब से जैसा आदित्य ने बताया, बी योर सेल्फ, सिंपल फंड, ट्राई करो कि डे टू डे लाइफ में आप अपने आप को इंप्रूव करो, रादर देन अपनी स्टोरीज इंप्रूव करने से बेहतर है आप अपने आप को इंप्रूव करो. वो धीरे धीरे आपकी स्टोरीज में दिखना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, या अपने आपके WATs में अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा. जब आप अपने आप एक अच्छी सोल बन जाओगे, अपने आप आपकी राइटिंग्स भी बहुत अच्छी हो जाएंगी. क्यों आदित्य, एम आई राइट है? एग्जैक्टली आपने मतलब मुंह की बात छीन ली. मैं खुद ही बताना चाहता था ये स्टोरी राइटिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि ऐसा मतलब हर कोई फेस करता है. स्टोरी लिखते वक्त आइडियाज थोड़े कम आते हैं कभी कभी, तो वो बिल्कुल. क्या करते हैं कि वो इधर से ये ला दिया वो ला दिया, मिक्सअप करके एक्सीडेंट सीन प्रेजेंट आए कर तो दिया. ये लिख दो, हॉस्पिटल सीन आए तो ये लिख दो, तो वो तो चीज. वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इन माय सेंस, क्योंकि ऐसी कोई मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हर स्टोरी में एक प्रॉब्लम हो, तुम हीरो बनकर आओ लाइक लीडिंग एवरीवन. मैंने स्ट्रीट में जितने लोग थे सबको बुला दिया, कंधे पे बैठा के मैं हॉस्पिटल ले गया. मतलब कॉमन सेंस का यूज होगा हर स्टोरी में, क्वालिटीज अगर हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली. और ऐसा है कि हर स्टोरी को अपने किसी लाइफ इंसिडेंट से जितना रिलेट कर पाएंगे उतनी वो ट्रू स्टोरी आएगी, उतनी बिल्कुल. ज्यादा. जैसे कि अब अपनी लाइफ में एक बार रिफ्लेक्शन करके आपको कुछ थीम्स देखने हैं जो आपने यूज, मतलब जो आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि जो भी है, आपका स्कूल का कोई एक्टिविटी है, या फिर आपका कोई घर का इंसिडेंट है, या फिर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. उस पे आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया है, यू सी दैट पिक्चर, यू रिलेटेड टू इट, और आपने उससे स्टोरी बना दी. unnecessary heroism is not at all required over here. तो इसका निचोड़ यही है कि भाई बी और सेल्फ, जो आप हो वही दिखाओ, अननेसेसरली मतलब अपने आप को हीरो मत दिखाओ, जो पॉसिबिलिटी है उसी के साथ रहो. और मुझे लगता है आदित्य आपके साथ एक स्पेसिफिक इंटरव्यू मुझे SSB के ऊपर भी करना पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन को लेकर, बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत हमारी लंबी हो जाएगी. एंड मैं ज़रूर करना चाहूँगा, मैं दोबारा आपको इनवाइट ज़रूर करूँगा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर, कि मतलब इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. बीट चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 1.5-2 घंटे, जितने भी लगे, बट हम लोग इसको ऑडियंस को पक्का वादा करते हैं. आप भी प्रॉमिस करो इसके ऊपर हम लोग एक जरूर चर्चा करेंगे, बिकॉज बहुत सारे मिथ्स हैं यार, इतने मिथ्स है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते बच्चे क्या क्या सोचते हैं. वो तो ऐसा सोचते हैं कि मतलब जैसे ही हम लोग वहां पे MC ऑफिस के बाहर आते हैं, वहां GTO अफसर आ जाते हैं सामान उठाने. लोगों को ऐसे तक डाउट है कि कैमरे लगे हुए हर जगह, मैस में भी खाते हुए देख रहे हैं कि कैसे खा रहे हो, ऐसे ऐसे डाउट्स है. ठीक है, तो ऐसा ऐसे ऐसे ऐसा मिथ्स भी कुछ हैं. नहीं होता है. इट्स ऑल अ चिल्ड एनवायरनमेंट रेस्ट ऑफ द डे. सुबह जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं वो की बस जाती है, उसके बाद का उसके तो बाद तो चिल है, कुछ नहीं है कोई यार, प्रॉब्लम. रिलैक्स है. ठीक है. ठीक है आदित्य, तो बहुत अच्छा लगा. आई होप सब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली होगी आपसे. मैं अगर थोड़ा टाइम हो तो मैं एक और चीज ऐड करना हाँ चाहूंगा बिल्कुल जो बिल्कुल. पहले थोड़ा छूट गया था रिगार्डिंग माय स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग रिटन हम्म प्रिपरेशन. हम्म मतलब ये मेरी तो नहीं है, क्योंकि ये स्कूल में हमारे फॉलो किया जाता है, जो बहुत बेनिफिशियल है अगर बाकी लोग भी फॉलो करें तो. जैसे हम्म मैंने पहले बताया था कि हर सैटरडे टेस्ट होते हैं. हम्म इस सैटरडे मैट का होगा, अगले सैटरडे गैट का होगा, और ये ऐसे चलते रहेगा फ्रॉम जुलाई टू हम्म वॉट एवर सितंबर या अक्टूबर, जब आपका एग्जाम है. तो ऐसा था कि जब मैंने एक बार सिलेबस कवर कर लिया था, तो
उन मॉक टेस्ट में एक और अच्छी बात थी कि प्रीवियस ईयर के जो 17 के 16 के पेपर हैं वो एज इट इज आ जाते थे। तो मैं 1-2 दिन पहले से उसके लिए पढ़ना चालू करता था और मैं उस दिन उस पेपर के लिए एकदम कॉन्फिडेंटली एज एन एग्जाम एनवायरनमेंट की तरह जाता था कि मुझे वो ओरिजिनल एग्जाम मान के जाना है और मैं उसमें अपना बेस्ट देता था। मैं देखता था कि अंडर स्ट्रेस क्या दिक्कतें आई, कहाँ पे पैनिक हुआ, कहाँ पे क्या हुआ। वो तो हो ही जाता है, क्या नहीं आता वो तो सबको पता चल ही जाता है कि हाँ ये छूट गया। बट वो लास्ट डे वाला जो एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाली बात है वो बहुत ज्यादा हेल्प की मुझे। बिकॉज फाइनल डे मुझे नहीं लगा कि मैं एक ऐसे एग्जाम के लिए जा रहा हूँ जो मेरा लाइफ डिसाइड कर देगा, करियर डिसाइड कर देगा एंड ऑल। वो मेरे अंदर इतने अच्छे से वो सिस्टम आ चुका था, सिटिंग देयर राइटिंग द एग्जामिनेशन, मतलब 1 से चालू किया, गए छोड़े, क्वेश्चन सॉल्व किया, गए, ओएमआर भरी, वो मतलब एकदम दिमाग में फिट सा हो गया था। तो व्हाट आई सजेस्ट एवरीवन, पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले मत सॉल्व करो, कीप देम एज मॉक टेस्ट, पढ़ो और उसे मॉक टेस्ट दो, ताकि क्या है कि वो ट्रुथ एकदम मतलब जितना भी बोलो परफेक्ट एनालिसिस हो जाएगा तुम्हारी प्रिपरेशन का। और दूसरी बात है, बी एज फोकस्ड जितना तुम फाइनल एग्जामिनेशन हो। कभी कभी पेपर नहीं अच्छा जाता है तो हम कैजुअली ले लेते हैं, अरे दैट ये तो मॉक टेस्ट ही है, व्हाई टू वरी, बट दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स। तो दो, जितना आ रहा है दो, अच्छे से दो, गेसिंग एबिलिटी भी टेस्ट हो जाएगी वहां पे कुछ हद तक, अगर तुम्हें चांसेस लेने हैं तो। मतलब इसे एग्जाम एनवायरनमेंट की तरह दो, सो दैट इन द एंड तुम्हें एग्जाम डे को एकदम पीसफुल, देख चुके हो आप, काफी बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, एक ये बेनिफिट मिल जाए। जैसे एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो गिरेगा साइकिल चलाते हुए, जब 20 बार साइकिल चला लेगा तो फिर उसको आ जाएगी। यही चीज होती है कि हाँ, प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितने ज्यादा मॉक्स, वैसा ही इन्वायरमेंट फेस करेगा बच्चा, डेफिनेटली एग्जाम तो उसको केक वॉक लगेगा फिर। बिल्कुल ठीक है आदित्य, तो एक बार फिर मिलेंगे आपसे, एसएसबी के रिगार्डिंग बात करेंगे, बहुत देर बैठेंगे उसके ऊपर तो। ठीक है, चाय वाय लेके बैठेंगे आराम से और डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसएसबी एक बहुत बड़ा, एक मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। ठीक है आदित्य, ओके, नाइस मीटिंग यू। ओके।